जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम हैं गोंदिया के गोल्ड सिनेमा हॉल में, जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके जीवन के ऊपर बनी हुई फिल्म संविधान निर्माते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शुरू है और वो 4 शो के साथ यहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसे में इस मूवी के रिव्यू लेने के लिए हम यहाँ पर आए थे, लेकिन मौके पर हमें इस मूवी की जो कास्ट है वो तमाम सारे लोग हमको यहाँ पर मिले हैं, जिसमें मुख्य तौर पर इस मूवी में जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का रोल अदा किया है वे हमारे साथ है भास्कर जी। तो आज हम उनसे भी बात करेंगे। साथ ही इस मूवी के अंदर नेहरू जी का रोल जिन्होंने किया है, माता रमाई का जिन्होंने रोल किया है, ऐसे कुछ मेन लीड कास्टिंग जो है वो हमारे साथ में है। तो तमाम लोगों से मैं बात करूँगी। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। तमाम इस मूवी में आपने काम करने वाले तमाम लोगों का मैं स्वागत करती हूँ हमारे चैनल के माध्यम से। और सर, मैं सबसे पहले आपसे ही बात करना चाहूँगी। आपने बाबा साहब अम्बेडकर का रोल यहाँ पर किया है, तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको कैसा लगा रोल अदा करते हुए। जय भीम सभी दर्शकों को। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो रोल मुझे मिला है, पहली बात तो मैं ये बोलूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इतनी बड़ी शख्सियत है, इतना बड़ा नाम, वर्ल्ड वाइड नाम, और उनका चरित्र साकार करना ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग बात थी मेरे लिए। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जब इस फिल्म के डायरेक्टर कबीर दा ने मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का रोल प्ले करने के लिए ऑफ़र किया। मैं तो बहुत खुश हुआ पहली बात। और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरित्र को हमने पढ़ने की, जानने की कोशिश की कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जितना संघर्ष किया, एक तो पहले पढ़ते तक जो उनका संघर्षमय जीवन रहा, बचपन से लेके पूरे युवा अवस्था तक, उन्होंने जो संघर्ष किया, उनके साथ समाज में जो अन्याय किया, जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उनको झेलनी पड़ी, तो वो सब कुछ इस फिल्म में दिखाया गया। इसके पहले आपने कभी रोल किए थे क्या? इससे पहले मुझे फिल्म में मैंने कभी काम नहीं किया, मैंने स्टेज किए थे। ये मेरी पहली फिल्म है और इस फिल्म में मैं कैमरे के सामने पहली बार आया हूँ। और अब आप और पूरे जनता देखें कि किस प्रकार से मैंने वो रोल प्ले किया है। आपका जितना दाद, आपका जो प्यार मिलेगा इस मूवी में, जितने लोग आएंगे उससे हम समझ पाएंगे कि भाई चलो ठीक है, हमने जो बाबा साहब का जो रोल प्ले यहाँ पे किया है उस चरित्र के साथ में हमने न्याय किया या नहीं किया, है ना। जैसे आपने रोल किया तो ऐसे में सेंसर बोर्ड ने कुछ डायलॉग्स काट दिए, ऐसा सुनने में आया है। क्या आपका कोई डायलॉग सेंसर बोर्ड ने काटा है क्या? नहीं, सेंसर बोर्ड ने, देखिए क्या होता है कि जहाँ भी हम किसी जीवन का चरित्र हम बता रहे हैं, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का चरित्र इतना संघर्षमय रहा है और संघर्षमय रहा है, तो वो पूरा का पूरा फैक्ट हमने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की। अब जब फैक्ट ये है तो सेंसर को शायद वो अच्छे नहीं लगे, तो उन्हें लगभग हमारे 13 सीन्स पे, 13 डायलॉग्स पे, 13 शॉट्स पे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। लेकिन हम मानेंगे हमारे कबीर सर को कि उन्होंने जो चीज़ यहाँ पे दिखाई वो सब एक फिक्टोसियस है, फैक्ट है इसमें, और सभी की सभी चीज़ें यहाँ पे जब वो फैक्ट, जब उन्हें सेंसर ने उन्हें बोला कि आपने सीन यहाँ पे जो लाया है, सीन किस प्रकार से है, तो कबीर सर ने वो सभी फैक्ट्स, वो उनके जो जिस प्रकार का प्रूफ है वो प्रूफ सेंसर के सामने किया। और सेंसर के सामने प्रूफ करने के बाद में आखिरकार सेंसर को उन सब चीज़ों को मानना पड़ा और हमारी पूरी की पूरी फिल्म वो जिस प्रकार से बनना चाहिए उस प्रकार से बनी। हाँ, सिर्फ एक जो बात थी कि जो एक गोलमेज परिषद में जो चीज़ें होती हैं, गोलमेज परिषद में जो चीज़ें हमने दिखाना चाहे उनको सेंसर ने माना नहीं। हमने प्रूफ भी दे, उसके बावजूद भी नहीं माना। अब वो उनकी क्या है, क्या मजबूरी हो सकती है, तो ऐसा आपको लगता है क्या? आपको ऐसा लगता है कि सेंसर बोर्ड जातिवादी रवैया होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा कुछ होता है, ऐसा लगता है आपको? अभी तो प्रत्यक्ष मैं सीधा बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने डायलॉग्स को वहाँ से कट किया है और जो डायलॉग्स समाज के सामने आने चाहिए थे, जो चित्रण समाज के सामने हम करना चाहिए, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जो साथ उनके साथ जो हुआ है वो दिखाना चाहते थे, अगर उसके बावजूद भी अगर सेंसर ने उन चीज़ को अगर कट किया है, तो मैं तो पर्सनल के ऊपर कुछ ब्लेम नहीं कर सकता। लेकिन अब क्या हो सकता है मैं नहीं बता सकता। इस व्यवस्था जिस प्रकार से है, व्यवस्था से आप भी भली भांति परिचित हैं और आपको सब कुछ चीज़ें पता है कि देश में क्या होता है, कैसा होता है, किस प्रकार से जातिगत मसले उठते हैं और किस प्रकार से बातें होती है, किस प्रकार से कानून अपना काम करता है और किस प्रकार से राजनीतिक लोग अपना काम करते हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा भाष्य करना नहीं चाहूँगा। सर, आपने इस मूवी में काम किया तो सबसे अच्छा
डायलॉग या फिर सबसे अच्छा किरदार बाबा साहब का आप करते हुए आपको कौन सी चीज़ पसंद आई पूरे 3 घंटे की मूवी में? इसमें तो सभी डायलॉग्स अच्छे हैं और सभी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन एक जो सीन आता है रमाबाई के साथ में कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रमाबाई से काफ़ी प्यार करते हैं, लेकिन वो जब पढ़ाई के लिए हमेशा बाहर रहते हैं तो एक जो उनका जो पारिवारिक जो सुख चाहिए रमाबाई को दे नहीं पाते, क्योंकि उनको समाज के लिए काफ़ी कुछ करना होता है और वो पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ाई के लिए हमेशा विदेश में रहते हैं। और जब वो विदेश में रहते हैं तो रमाबाई उनके लिए जो पूरा त्याग करती है, जो उनके पैसे भेजना विदेश में ये वो करना, तो उनके सब वो जो जीवन यापन जब करती है, बच्चों को पालना संभालना, उसके बाद में बाबा साहब के लिए भी पैसा भेजना या परिवार को भी संभालना, तो ऐसे समय में होता कैसा है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब बीमार हो जाती है। और जब रमाबाई का देहांत होता है तो तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को समझ में आता कि रमाबाई उनके जीवन में क्या मायने रखती थी। तो उनमें एक जो डायलॉग है कि जब जब भी रामू तुम्हारे साहब को याद करेंगे, सबसे पहले लोग तुम्हें नमन करेंगे। तो ये जो सबसे पहले लोग तुम्हें नमन करेंगे, सब मतलब ही ये होता है कि जो रमाबाई ने त्याग किया बाबा साहब के लिए, यानी बाबा साहब के पीछे एक परछाई बन के वो खड़ी रही, जिसकी वजह से उन्होंने इतना प्रोग्रेस किया, आज समाज को और भारत देश के लिए इतना अच्छा संविधान दिया, आज हर तबका हर वर्ग के लिए उन्होंने जो काम किया, तो इसके पीछे निश्चित तौर पर रमाबाई के उनके जीवन को हम भूल नहीं सकते। और वो डायलॉग मुझे सबसे अच्छा लगा वहाँ पर कि जब जब भी ये दुनिया तुम्हारे साहब को याद करेगी, तब तक रमाबाई तुम्हें भी नमन करेगी। सर अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि बाबा साहब की जयंती आ रही है 131वीं, और ऐसे मौके पर आप क्या संदेश देंगे? मेरा संदेश क्या है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश है कि पढ़ो, संगठित बनो और संघर्ष करो। मैं पूरे समाज से यही बोलूँगा कि आप सबसे पहले शिक्षित बने, शिक्षित बनने के बाद संगठित हो, और संगठित बनने के बाद संघर्ष करें। जो जो अपने हक है, अपने अधिकार है, अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए वो लड़े, वो बात और संघर्ष करते रहें, आपको सफलता निश्चित तौर से मिलेगी। हमने इस फिल्म में समाज के उन पहलुओं को बहुत कोशिश की है कि सभी पहलुओं को हम अच्छे से दिखा सकें और समाज एक अच्छे से एक साथ, इतनी विविध जातियाँ, इतने विविध धर्म, इतने विविध पंथ रहने के बावजूद भी हम एक जैसा कैसा होता है कि एक माला में एक धागा जो पिरो के रखते, पूरे माला को जो एक पिरो के रखता है, उस प्रकार से अपने इतने विविधताओं में भी अपना देश आज माला की तरह एक संघ है। ये सबसे अच्छी बात है। तो मैं ये चाहूँगा कि सभी के सभी लोग इस देश में जितने भी लोग हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इस फिल्म के माध्यम से फिल्म के थिएटर तक आए, उनको जाने, पहचाने, और उनका जो मिशन था कि ये देश हम एक रूप कैसा रख सकते हैं, उस एक रूप देश के उस संदेश को अपने साथ में लेके जाए और पूरे देश में एक भाईचारे का और सौहार्द का माहौल बनाए। ना कोई जात हो, ना कोई पात हो, ना कोई धर्म हो, ना कोई ऐसा आपस में एक दूसरे के लिए कोई विरोध हो, सभी लोग आपस में भाईचारे से रहें। ये बाबा साहब का संदेश रहा है। उन्होंने अखंड भारत की हमेशा बात की है और संविधान में भी हम देखते हैं कि एक अखंड भारत हमको दिखता है। उस अखंड और एकता के साथ में पूरे देशवासी रहे, ऐसे मैं सभी से मतलब एक संदेश मैं देना चाहता हूँ। तो ये थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका निभा रहे भास्कर जी, जिन्होंने इस मूवी के अंदर काम किया, बाबा साहब का रोल अदा किया, और संजय भास्कर जी, और इन्होंने बाबा साहब का रोल अदा किया है। यहाँ पर इसी मूवी के अंदर जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका रोल अदा किया है, वो भी हमारे साथ है सुनील भालेराव जी, जिन्होंने इस रोल को पूर्ण किया। उनसे भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको कैसा लगा रोल करते हुए? सबसे पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई आर्टिस्ट नहीं, कोई कलाकार नहीं, एक नगर सेवक हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जब गोंदिया में सब बातों की चर्चा शुरू होने लगी, तब इस फिल्म निर्माण समिति का मुझे अध्यक्ष बनाया गया। और फिल्म निर्माण जब शुरू हुआ, शूटिंग जब शुरू हुई, तब अचानक जिनका नेहरू के लिए सिलेक्शन हुआ था, नेहरू जी के रोल के लिए, वो आ नहीं पाए। तब डायरेक्टर साहब ने कहा कि भालेराव साहब, अब तो नेहरू जी के रोल में फिट बैठते हो, आपने नेहरू जी का रोल कीजिए। मैं बोला मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं कोई कलाकार नहीं, आप कर लेंगे। उन्होंने फिर डायलॉग्स बताए और मूछें रखता हूँ हमेशा। नेहरू जी के रोल के लिए मूछें निकालने के लिए कहा गया, मूछ वगैरह निकाल के आया। तो फिर सब चीज़ें शुरू हुई और बताना चाहता हूँ कि डायरेक्टर साहब ने जो जो लाइनें मुझे दी, उन सभी लाइनों को मैंने वन टेक
पूरा किया। मेरा कोई भी शॉट रीटेक नहीं हुआ। जितने भी शॉट्स लिए गए सभी शॉट वन टेक में हुए। और देश के पहले प्रधानमंत्री की भूमिका निभाना वैसे भी चैलेंजिंग रोल था। और उस समय जो देश में परिस्थितियाँ थी कि इस देश में चातुर्वर्णीय वर्ण व्यवस्था के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज, दलितों पर अन्याय, बहुजन समाज पर अन्याय, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं, इन सब बातों के तरफ एक तरफ आज़ादी की लड़ाई चल रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और दूसरी तरफ बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में इस देश का जो बहुजन समाज है, जो दलित समाज है, जिसकी आबादी लगभग 80% है, उस 80% आबादी के लोगों को किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। न शिक्षा का अधिकार था, न संपत्ति रखने का अधिकार था, न अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार था। तो ऐसे विपरीत परिस्थितियों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इन 80% लोगों के लिए जो संघर्ष किया, जो लड़ाई लड़ी, वो बहुत ज़बरदस्त थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में देखा जाए तो बाबा साहब एक तरफ हीरो है, तो प्रधानमंत्री होने के नाते मैं विलन ही कहलाऊँगा। तो लेकिन आपने विलन का रोल यहाँ पर किया है, तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब आप रोल अदा कर रहे थे तो इसके पहले उनके लिए थिंकिंग और अभी थिंकिंग कुछ बदलाव आया, या फिर क्या सोचते हैं आप? नहीं, देखिए नेहरू जी का स्टडी मैंने भी किया, उन्हें देखा, उनका प्रधानमंत्रित्व काल देखा, उनके द्वारा बनाई गई डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि आज से 25 साल पहले जिसके एपिसोड हर संडे को चलते थे, वो भी देखा। काफ़ी विद्वान आदमी थे और देश के लिए कुछ किया ही है, अच्छा ही किया है। आज देश में जो कुछ भी देखे गए उसमें नेहरू जी का काफ़ी रोल है। और जो बाबा साहब का जो संघर्ष था, उस संघर्ष में जब गोलमेज परिषद में जब बात चली, महात्मा जी जब ढीठ होकर अड़ गए कि मैं पूना पैक्ट को नहीं मानूंगा चाहे मेरी जान चली जाए, ऐसे परिस्थिति में मुझे महात्मा गांधी जी को भी बचाना था और बाबा साहब की भी बातों को मोहर लगानी थी। ऐसे समय पे मैंने वो सब रास्ता निकालने का काम किया और पूना पैक्ट को अमान्य करते हुए आरक्षण देने की बात की। और आरक्षण के मुद्दे पर महात्मा गांधी जी और सभी लोग फिर एकत्रित होकर इस आरक्षण को माना और आज भी देश में वो सब चीज़ें चल रही है। ये नेहरू जी का एक अच्छा पक्ष है। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जब आप वहाँ पर जो पॉलिटिकल वार्तालाप वहाँ पर हुआ, उसमें क्या खास चीज़ आपको नेहरू जी की पसंद आई जिस मूवी में आपने काम किया? बाबा साहब के तो जितने भी आंदोलन हुए, या बाबा साहब को समझना किसी एक विषय पर समझ नहीं सकते। बाबा साहब अष्टपहलू, उनके हर विषय पर बाबा साहब एक अलग है। तो बाबा साहब का इस फिल्म में जो आंदोलनों के माध्यम से जो बात आई है, लगभग सभी मुद्दे उनके बहुत अच्छे थे। चाहे वो महाड़ का पानी का आंदोलन हो, चाहे चौदार तालाब का आंदोलन हो, चाहे कालाराम मंदिर का आंदोलन हो, उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को अधिकार दिलाने के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी और अंत में संविधान निर्माता के रूप में संविधान में उन्होंने जो बातें रखी और उस संविधान को प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी और हमने ही स्वीकार करके इस देश को लोकार्पित किया। इसलिए मैं बाबा साहब से कहीं भी भिन्न मत नहीं रखता, ऐसा मानना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जब फिल्म बनने लगी, बनते बनते क्योंकि बहुत छोटे छोटे लोगों ने मिलकर इसमें साथ दिया और कंट्रीब्यूशन के माध्यम से हम काम तो करने ऐसा भी सुना है कि बहुत आर्थिक तंगी का सामना इस मूवी की तमाम टीम को भी करना पड़ा, कास्टिंग को भी करना पड़ा। आपको बताना आपका भी कोऑर्डिनेशन है, कुछ सुनने में आया? मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट जब की गई थी फिल्म, तब विनीत गजबिये डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे। उन्होंने जितना था उनके पास वो खर्च करने के बाद फिर पिक्चर लटकने लगी। ऐसे समय पे फिर मेरा रोल आया। मैंने भी जितना मैं कर सकता था, लाइट वाले के लिए पैसा नहीं था, कैमरा वाले के लिए पैसा नहीं था, डिस्क वाले के लिए पैसा नहीं था, वो सब करना पड़ा। और क्योंकि हम तो अपना आइडियल बाबा साहब को मानते हैं, इसलिए पैसा खर्च करना ये हमारी लिए कोई मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये था कि बाबा साहब के विचार इस चलचित्र के माध्यम से देश के कोने कोने तक जाए और देश के कोने कोने तक इन बातों को लोग समझे। तो काफ़ी तकलीफें गई और आज़ादी के 70 साल के बावजूद भी बाबा साहब को इस देश के लोगों ने नहीं समझा। चातुर्वर्णीय वर्ण व्यवस्था के तहत इस देश की महिला, चाहे वो दलित हो चाहे वो स्वर्ण हो,
उनको एजुकेशन का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, सिर्फ घर का चूल्हा चौका ही उनका था। बाबा साहब ने शिक्षा के द्वार खोल के उनको एजुकेटेड किया, एजुकेटेड करने का उनको जॉब दिया। साथ में जॉब के साथ में जब प्रेगनेंसी का समय आता है उस समय में भी उनको स्पेशल लीव देने का संविधान में प्रावधान किया। इन सब बातों को, पानी सबसे बड़ा मुद्दा, जानवर को पानी लगता है तो इंसान को पानी नहीं लगेगा। यानी दलितों का ये हाल था कि इस देश के कुओं पर, तालाबों पर जानवर जाकर पानी पी सकते थे, कुत्ती बिल्लियाँ पानी पी सकते थे, लेकिन दलितों को पानी को टच करने का अधिकार नहीं था। तो इन विपरीत परिस्थितियों में बाबा साहब ने जल का सभी को चखाने का काम किया। ये उनका बहुत बड़ा काम है कि आज दुनिया में पानी के लिए संघर्ष करने वाले कोई बड़े नेता हुए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हुए। आज सबको पानी देने की बात कर रहे हैं। आज बिस्लेरी का पानी हम अगर पी रहे हैं तो वो बाबा साहब अम्बेडकर इनकी देन है। ये हमारे तमाम बहुजन समाज के लोगों ने नहीं भूलना चाहिए। सर, अंत में मैं यही चाहूँगी कि बाबा साहब के जयंती के मौके पर छोटा सा संदेश आप समाज को दीजिए। समाज को मेरा इस मूवी के माध्यम से एक ही संदेश है कि बहुत मेहनत करके हमने ये मूवी बनाई है और लगभग गोंदिया के काफ़ी लोगों ने इसमें काम किया। हमारी संध्या सिंह जी मुंबई से है, उन्होंने इस फिल्म में इतना ज़बरदस्त रोल किया है कि अगर ये अच्छे पोजीशन में अगर मूवी जाती है, अवार्ड की जब बात आती है तो निश्चित रूप से एक अवार्ड उनका रखा हुआ है, इतना ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। उसी प्रकार बाबा साहब का भी रोल, अभी तक जितने बाबा साहब मैंने पिक्चरों में देखे और ये बाबा साहब जो है काफ़ी डिफरेंट है। ये बाबा साहब ओरिजिनल बाबा साहब के लगभग करीब लगते हैं। बिल्कुल, और वहीं से आते हैं, हाँ, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत तकलीफ़ के साथ में हमने ये फिल्म बनाई है। बहुत तकलीफ़ हुई। यदि नैयर साहब अगर हमें अंत में नहीं मिलते तो शायद ये मूवी हम पूरी नहीं कर पाते। तो सभी लोगों का इसमें सहयोग रहा है और मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब को समझने के लिए खासकर दलितों ने, बहुजन समाज के लोगों ने और खासकर इस देश की आधी आबादी जिनके लिए बाबा साहब ने सबसे बड़ा काम किया, उन सभी ने इस पिक्चर को देखकर बाबा साहब को समझने का। आधी आबादी से क्या मतलब है? आधी आबादी का मतलब महिलाओं से, चाहे वो स्वर्ण हो चाहे किसी भी समाज की हो। इस देश में यदि 130 करोड़ की आबादी है तो 65 करोड़ अगर पुरुष है तो 65 करोड़ स्त्रियां भी है। इसलिए मैं इस देश की आधी आबादी की बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका रोल अदा करने वाले सुनील भालेराव जी। वहीं पर हमारे साथ नैयर जी है। नैयर जी है? हाँ जी, हाँ, तो नैयर साहब है और इन्होंने इस मूवी के अंदर एक गाना गाया है और वो गाना भी मैं चाहूँगी कि नैयर साहब हमको सुनाए। उसके पहले मैं आपको यह भी बता दूँ कि इन्होंने ये को प्रोड्यूसर भी है इस मूवी के। तो सर, सबसे पहले इस मौके पर क्या संदेश देंगे आप? हाँ जी, इस मौके पर मैं यही कहूँगा कि मैं जनता से अपील करता हूँ कि ये फिल्म को देखने आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवी को देखें और इसका जो चरित्र है, जो कहानी का चरित्र जो है उसको समझें और बस यही संदेश देना चाहता हूँ। आपने इस मूवी के अंदर एक गाना भी गाया है, क्या हमारे दर्शकों को आप वो गाने की 2 लाइन, चंद लाइन अगर आप सुना दें तो बड़ा अच्छा होगा। हाँ जी ज़रूर। भीमाई के घर में, राम जी के घर में, भीमाई के घर में, राम जी के घर में सूरज आज जन्मा, सूरज आज जन्मा, आया रे आया रे आया रे मेरा भीमराव आया रे, आया रे आया रे आया रे मेरा भीमराव आया रे, आया रे आया रे आया रे मेरा भीमराव आया रे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूब और बहुत सुंदर यह गाना है। और आने वाले समय में बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती भी आ रही है और ऐसे मौके पर यह गाना मुझे लगता है कि बहुत ही चलने वाला है और बहुत बढ़िया गाना आप गाते हैं, बहुत सुंदर आपकी आवाज़ है। क्या ये गीत किसने लिखा है? ये गीत कबीर सर ने लिखे हैं, डायरेक्टर साहब ने। क्या बात है। यहाँ पर इस मूवी को जिन्होंने बनाया है, कबीर दा, उन्होंने यह गीत लिखा है और नैयर साहब ने यह गीत गाया है।
हम जिनकी डायरेक्टर की बात कर जिन डायरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने मूवी के डायलॉग्स लिखे हैं, मूवी की स्टोरी लिखी है, मूवी के गाने तक लिखे हैं, और इतना ही नहीं तो कास्टिंग के लिए लोगों का चयन भी उन्होंने खुद ही किया है। और तमाम सारी मशक्क़त मेहनत करने के बाद आज ये मूवी आपके सामने है, आपके पास है, आपके थिएटर में है, आपके स्क्रीन पर है। इसी कास्टिंग मेंबर में हमारे साथ माता रमाई का रोल जिन्होंने अदा किया है, संध्या सिंह जी, वो भी है, उनसे भी आज हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है संध्या मैम आपका। थैंक यू। सबसे पहले जय भीम आपको, और रियली थैंक यू टू, मतलब आपको सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं बोलूँगी कि आप हमारी जो बात है वो लोगों तक पहुँचाने का काम करें, उसके सिरे से दिल से थैंक यू। मेरे तरफ से भी थैंक यू। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, जब आपने यह रोल अदा किया तो हमने कुछ रिव्यूज़ लिए। उस दिन आपका एक इंटरव्यू हुआ, उसके बाद हमने लोगों से रिव्यू लिया, तो लोगों से जब मैंने पूछा कि आपको क्या चीज़ खास पसंद आई, तो काफ़ी सारी महिलाओं का यह कहना था, काफ़ी सारे पुरुषों का यह कहना था। अभी तो नेहरू साहब का जिन्होंने रोल किया, उन्होंने भी यही बताया कि जो रमाई का जो रोल रहा वो बहुत लोगों ने पसंद किया। तो क्या लगता है आपको, आपने रमाई का रोल जो किया, तो और आपकी पहली मूवी है? हाँ, ये मेरी और आपने पहली मूवी इस प्रकार डेब्यू करने की सोची, क्या बताएंगे इस संदर्भ में, क्या सोचते हैं आप? सबसे पहले तो जिन्होंने ये सोचा, मतलब मैंने जब माता रामाई कैरेक्टर किया और उनको काफ़ी पसंद आया, इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो जाता है डायरेक्टर सर को। और डायरेक्टर सर ने जितने भी कास्ट चूज़ किए हैं ना, वो सर ने बहुत ही बारीकी से चूज़ किए। चाहे आप बाबा साहेब को देख लो, चाहे आप नेहरू जी को देख लो, चाहे आप माता रामाई को देख लो। और सबसे मेन चीज़ क्या कि ये कास्ट चूज़ करने से पहले सर ने कास्ट प्रॉपर जमेगा या नहीं जमेगा, उसके लिए सर ने पहले एक प्ले किया था। उस प्ले में पहले मुझे भी रोल दिया माता रामाई का, सर लोग ने भी काम किया, सब ने काम किया। तो सर ने बोला नहीं, अभी मेरी टीम तैयार हो गई है कि हम इनको लेके फ्लोर पे जा सकते हैं, एक मूवी अच्छी बना सकते हैं, उनके जो बाबा साहब के जो विचारधारा वो लोगों के सामने रख सकते हैं। तो उसके बाद हम आगे की ओर बढ़े। तो वो कास्ट बहुत पहले से सर ने माइंड में बना के रखा था, हाँ, सिलेक्ट करके रखा था कि हाँ नहीं, ये कास्ट बराबर है, अभी मेरी मूवी मैं आगे लेके जा सकता हूँ। और रही बात मेरे कैरेक्टर की, तो कबीर सर ने जितना मुझे बोला कि मतलब जितना मुझे बताया कि हाँ ये बुक पढ़ो आप, मतलब जो उन्होंने मुझे बताया। क्या पढ़ा आपने? कबीर सर ने मुझे माता रामाई का बुक होता है, माता रामाई का, उनका नाम भी वही है, माता रामाई करके, वो है। एक है पत्र का है वो। तो वो दो तीन मैंने पढ़े बुक, और उनकी मूवीज़ देखी मैंने। सर ने बोला कि आप रेफरेंस के लिए बस देखो कि जैसे हम मूवी बना रहे हैं, तो जब हम कोई मूवी बनाते हैं तो सामने वाला इंसान, मतलब हमारे राइवल नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि लेकिन हमारी इंडस्ट्री में देखते हैं कि सामने वाला भी किस तरह की मूवी बना रहा है। मतलब हमको चलना पड़ता है साथ साथ, मतलब देखने के लिए, हाँ, कि सामने वाले ने कैसा मूवी बनाया, उसके हिसाब से हम और क्या बेस्ट कर सकते हैं, और क्या उन्होंने कभी कुछ मिस किया है तो हम क्या उस चीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं, वो सब चीज़ डालना रहता है। तो मैंने भी 2-3 मूवी देखी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और सबसे बात तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मुझे माता रामाई कैरेक्टर से बहुत प्यार हो गया था। और जब भी उनका कोई ऐसा सीन आता है, मैं खुद देखती हूँ, तो मुझे लिटरली वो फीलिंग वापस से जाग जाती है अंदर से, कि मतलब मेरे लिए इसके शब्द नहीं। और मैं ऐसे मेरे मन में इच्छा है कि आगे जाकर के माता रामाई पे एक मूवी अगर मैं बना पाऊँ, या फिर कोई अगर बनाए, तो मैं उसमें चाहूँगी कि मैं माता रामाई कैरेक्टर में खुद करूँ और मैं उनकी पूरी लाइफ दिखाऊँ। इसमें आपने उनका संघर्ष देखा है। तो यहाँ पर सिर्फ बाबा साहब थे, और फिर बाबा साहब के साथ में जो उनका रहा वो रिलेशन यहाँ पर दिखाया है। मतलब हाँ, आपको सिर्फ उनका पर्सनली इंडिविजुअल रोल करना चाहती है? हाँ, मैं पर्सनली उनका शुरुआत से लेकर के, बचपन से लेकर के एंड तक में, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, मैं तब तक का मैं पूरा मैं खुद स्टडी करके, हाँ, मैं खुद स्टडी करके मैं बायोपिक में चाहूँगी कि या तो कोई बनाए तो मैं उसमें माता रामाई कैरेक्टर करूँ। मे भी मैं सेल्फिशली बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये देखने के बाद मैं पर्सनली चाहती हूँ मैं कि काश ऐसा हो, ये मेरी इच्छा है, ड्रीम रोल है। ओवरऑल जो रमाई के कैरेक्टर से आप क्या आपको लगा कि ये सीखने लायक है, क्या लर्निंग था? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। बाबा साहब ने अभी आपने उनका इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने ये बोला कि जब रमाई की मृत्यु होती है, तो बाबा साहब ने एक बात बोली थी कि मुझे याद करने से पहले रामू, लोग तुम्हें याद करेंगे, लोग तुम्हें जानेंगे। लेकिन मैं पर्सनली बोलती हूँ कि शायद ये अभी तक एप्लीकेबल नहीं हो पाया है। अभी मैं जितने भी जगह मैंने प्रमोशन के लिए गई या फिर जिस चीज़ के लिए भी गई, तो मैंने देखा है कि लोग ये तो बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जय, लेकिन कहीं ऐसा नहीं सुना मैंने कि माता रामाई की जय। क्योंकि अक्सर सिर्फ यहाँ ही नहीं,
अभी हर समाज में हर जगह पर ऐसा होता है कि जो उभर करके आता वो सामने दिख जाता, लेकिन उनकी जो बैकबोन, उनकी जो परछाई रहती है ना, उनको वो पहुंच नहीं पाता, लोगों के सामने पहुंच नहीं पाता। तो इसमें माता रामाई का थोड़ा सा अंश दिखने को मिला इस मूवी में, लेकिन एक्चुअली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल है, लेकिन उनके पीछे उनकी वाइफ का, उनकी मम्मी का, उनकी सिस्टर का, इन सब का बहुत बड़ा हाथ होता है उनकी सक्सेस के पीछे। यस, योगदान होता है काफ़ी। उसको काउंट नहीं किया जाता। यस, उसको काउंट नहीं किया जाता। अगर वो कुछ ऐसा करते तो उनका ऐसा बताया जाता है कि वो उनका फ़र्ज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब फ़र्ज़ है, वो फ़र्ज़ मान करके वो लेडीज़ अपना वो काम करती है, लेकिन उनको भी आगे लाना चाहिए। क्योंकि आज मैं संथागरम में गई थी आज प्रमोशन के लिए, तो वहाँ पर एक नागपुर से आए हुए थे सर, मेश्राम सर, यस, चेतन मेश्राम सर आए हुए थे। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बात बोली। मैं उधर गई थी तो मैंने पर्सनली उनको सुना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ कि उन्होंने बोला कि बाबा साहब ने इतने सालों पहले उन्होंने खुद सामने से ये चीज़ बोली कि हमारी जो महिला है ना, महिला को हमको आगे करना चाहिए। उनका काम सिर्फ घर में रोटी पकाना, ये सब चीज़ करना नहीं है, उनको भी हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। वो जिस तरीके से मेहनत करती हैं और पुरुषों के आगे रखती है। पुरुष, जैसे कि उन्होंने ये भी बोला था कि कहीं भी कुछ ऐसा पॉलिटिकली काम होता है तो पुरुष बोलते हैं मैं जा कर के आता हूँ, महिला बोलती है नहीं तुम खाना बनाओ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। महिला बोलना चाहिए, मतलब महिला जितनी, उनको भी बोलना चाहिए कि नहीं चलो मैं भी खाना बना के, चलो मैं भी चलती हूँ। या फिर उनको बोलना चाहिए ठीक है हम दोनों साथ में मिलकर खाना बना लेते हैं, फिर हम लोग साथ में जाके देख के आते आपको हैं। ऐसा लगता है क्या आपके लाइफ में या फिर मेरे लाइफ में बाबा साहब का कुछ कंट्रीब्यूशन ऐसा लगता है? ज़रूर है। अभी महिला, एज ए महिला, बाबा साहब ने जो पढ़ने का जो अधिकार महिला लोग को दिलाया, प्रेगनेंसी के दौरान जो लीव का जो उन्होंने अधिकार दिलाया, वो हर महिला के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर ये चीज़ किसी ने नहीं सोची, बाबा साहब ने सोची। ये बहुत बड़ी बात है। और शायद बाबा साहब के हम सब चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि उन्होंने बोला कि हर कोई इंसान एक है, सब चीज़ ध्यान में रखते हैं, लेकिन महिला से रिलेटेड भी उन्होंने बहुत सारी बातें बोली जो लोगों को समझनी चाहिए और उनको अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, जो कि शायद आज भी महिला जो है मुख्य धारा से कहीं ना कहीं बाहर है, ऐसा लगता है आपको? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं है वो। मतलब हर तरीके से, मतलब अभी अगर आप शहर के उधर जाओ तो काफ़ी महिलाएं इंडिपेंडेंट है, लेकिन गांव के अगर आप जगह जाते हो ना, तो वहाँ पर पहले से ही पता नहीं कि उनकी सोच में ये नहीं डाला जाता है कि तुमको जो करना है करो। काफ़ी जगह ऐसा है, लेकिन काफ़ी कोई जगह ऐसा अभी भी छूटा हुआ है जहाँ पर उनके माइंड में अभी भी यही चीज़ है। हाँ, या तो पहले उनको क्या ये नहीं बोलते कि बेटा तुम पढ़ाई करो तो तुमको डॉक्टर बनना है, ये नहीं कि तुम खाना अच्छा बनाना आना चाहिए, अगर तुम्हारी शादी होगी तो फिर क्या होगा, ये उनको सिखाया जाता है। तो स्टार्टिंग से अगर बचपन के माइंड में, कोई भी इंसान के बचपन में माइंड में जो भी चीज़ सिखाया जाता है, बड़े होकर के उनके मेंटालिटी वैसी बन जाती है। तो अभी भी वैसी चीज़ है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी खाना बनाना गलत है। खाना बनाना वो भले गृहिणी का काम है, लेकिन वो पुरुष का भी काम है। वो पुरुष भी वो काम कर सकते हैं और ये सबको करना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी सोच बदलनी चाहिए और महिलाओं को लेकर जो एक निग्लिजेंस समाज के अंदर है वो कम होना चाहिए। यस, बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैसेज देंगे तमाम महिलाओं को आज? मैं सबसे पहले तो, हर महिला बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वो अंदर से इतनी स्ट्रांग होती है कि शायद उनको खुद को नहीं पता रहता है कि वो कितनी स्ट्रांग है। वो अपने फैमिली के लिए, सबके लिए वो इतनी सेक्रीफाइसेस करती है। वो किसी मामूली इंसान की बात नहीं है। एक किसी नए बच्चे को, अपने अंदर में किसी नए बच्चे को जन्म देना किसी पुरुष के हक की बात नहीं है, वो कर ही नहीं सकते, लेकिन एक महिला वो काम करती है। पहली बात ये। दूसरी बात है, जब प्रेग्नेंट महिला रहती है, जब डिलीवरी करती है, उनको जो पेन होता है वो दूसरे जन्म के समान होता है। वो पेन आज तक कोई पुरुष सह नहीं पाया है, शायद वो कभी समझ ना पाए। लेकिन अगर महिला वो चीज़ सह रही है, मतलब वो पेन सह रही है, फिर भी उसके बाद वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उनको आगे बढ़ाती है, तो सोचो वो महिला कितनी स्ट्रांग हो सकती है। तो अगर कोई महिला, अभी भी बहुत सारे घर में मैंने ऐसा सुना है कि अभी भी लोग वायलेंस करते हैं, तो मैं बोलूँगी कि आप अपने आप में जैसे स्ट्रांग हो, आप अपने आप को गृहिणी मानते हो, एक पार्वती का रूप मानते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप में एक चंडी, एक काली भी है। तो आपको कभी भी किसी को, खुद को नुकसान पहुंचाने नहीं देना है। आप थोड़ा सा जागृत होइए और अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ताकि दुनिया में कोई भी आपके साथ ऐसा कुछ गलत कर ना सके। आप भी सही है, आपके अंदर बहुत शक्ति है, आप उस शक्ति को सामने लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थी संध्या सिंह जी, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन चरित्र पर बनी हुई पिक्चर में माता रमाई का रोल किया है। वहीं पर एक बाल कलाकार भी हमारे साथ में है और उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी
बचपन में बहन का रोल किया है, तो बचपन की बहन का रोल किया है, तो उनसे भी जानेंगे क्या नाम है आपका और कौन सी क्लास में पढ़ती है? मेरा नाम है क्वीनल उमेश मनेश्वर और मैं 5वीं क्लास में पढ़ती हूँ, कहाँ पढ़ती, कौन से स्कूल में? ऑर्चिड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। और मुझे ये रोल करके बहुत अच्छा लगा है, बाबा साहब के छोटे बहन का रोल करके। और मेरा ये ड्रीम है कि मैं बड़े होकर एक्टर बनूँ। आपने बाबा साहब की बहन का रोल अदा किया है और किस प्रकार, क्या डायलॉग्स, कुछ डायलॉग्स थे आपके? हाँ, मेरे 1-2 डायलॉग्स थे। क्या है कुछ कोई जो डायलॉग पसंद है आपको थोड़ा सुना दीजिए। ये छोटे बाबा साहब एक नदी किनारे बैठे थे और मैं लकड़ियाँ चुनने जा रही थी, तब मैंने वो डायलॉग बोला था कि भीमा क्या कर रहा है वहाँ बैठकर, कांटे चुभ जाएंगे। फिर भीमराव एक पत्थर फेंकता है, मैं बोलती हूँ कि रुक बाई को बता के आती हूँ। तो आपने इसके पहले कभी नाटिका वगैरह में रोल करते हो स्कूल में? नहीं, क्या बनना है आपको? एक्टर बनना है। और आपको कैसा लगा इस मूवी में रोल करके, और क्या बताएंगे अपने सारे दोस्तों को जो आपके साथ स्कूल में पढ़ते हैं, उन तमाम लोगों को? मैं सबको यही बोलूँगी कि इस पिक्चर को देखने जाएं और इस फिल्म को सपोर्ट करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थी छोटी मंजूड़ा, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की बहन का रोल किया। हमारे साथ थे बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संगिनी का रोल जिन्होंने किया है, वो संध्या सिंह। हमारे साथ बाबा साहब अम्बेडकर का रोल अदा करने वाले भास्कर जी थे। और इस प्रकार तमाम जो कास्टिंग मेंबर थे इस मूवी के, तमाम लोग हमारे साथ में थे। इन लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आप तमाम लोगों से मेरा अनुरोध है, जहाँ कहीं भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका रिव्यू आप देख रहे हैं, तो आप जहाँ कहीं पर भी है और यहाँ ये मूवी अभी आपके शहर में है, तो आप जत्थे के साथ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाइए, क्योंकि यहाँ डायरेक्टर से लेकर तमाम सारे लोग बहुजन समाज से आते हैं। आर्थिक तंगी का सामना करते हुए इन्होंने इस मूवी को पूर्ण किया है। सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब से प्रेम है, इसी वजह से। और इस मूवी को पूर्ण करने के बाद आज तमाम सारे लोग समाज के अंदर जा रहे हैं, समाज में यह बताने जा रहे हैं कि हमने यह मूवी बनाई है, यह पिक्चर आपके टॉकीज में लगी हुई है, आप इस पिक्चर को देखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुजन समाज से पैदा होने वाले डायरेक्टर, बहुजन समाज से पैदा होने वाले प्रोड्यूसर, बहुजन समाज से आने वाले जो कलाकार हैं, इन तमाम लोगों का हौसला बढ़ेगा, हौसला अफजाई होगा, इन्हें ताकत मिलेगी कि आने वाले समय में वो ऐसी ही फिल्में समाज को देते रहे। आज उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पर मूवी बनाई है। हो सकता है अगर आपने इनका हौसला बढ़ाया, आपने इनकी ताकत बढ़ाई, तो आने वाले समय में वो बाबा साहब के बाद महात्मा ज्योतिराव फुले के लाइफ पर बनाए, सावित्रीबाई फुले के लाइफ पर बने, या फिर छत्रपति शाहू महाराज के लाइफ पर बने, मान्यवर कांशीराम साहब के लाइफ पर बने। तो कई स्टोरी आपके सामने आ सकती है अगर बहुजन समाज से पैदा होने वाले डायरेक्टर, बहुजन समाज से पैदा होने वाले राइटर, बहुजन समाज से पैदा होने वाले प्रोड्यूसर, बहुजन समाज से आने वाले कलाकारों की अगर हिम्मत बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, और अगर यह फिल्म अच्छी चलती है, समाज अगर इसे पसंद करता है, समाज अगर इसे प्यार देता है, तो आने वाले समय में बहुजन समाज के लिए सांस्कृतिक बदलाव ज़्यादा दूर नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत।